हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे एचवीएसी के बारे में। इंट्रोडक्शंस भी लेंगे, वैलिडेशंस भी लेंगे, क्वालिफिकेशंस वगैरह जानेंगे, मास्टर प्लान के बारे में जानेंगे। एंड ये सारी इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, और एक परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता लगेगी जब हम आगे बढ़ेंगे। जब हम किसी भी फार्मा इंडस्ट्रीज़ में कभी भी एचवैक की चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं या डालते हैं, तो उस वक्त किस तरीके की चीज़ें और प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि एक फार्मा कंपनी जो भी एचवीएसी सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि एचवीएसी सिस्टम जो होता है हमारा कैसा होता है, और एचवीएसी सिस्टम का इम्पैक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और वो एक कंफर्टेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है किसको, ऑपरेटर को। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आप जाके हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं जिसके अंदर बेसिक्स ऑफ एचवीएसी के सिस्टम के बारे में बताया गया है। और वो उस बेसिकली इम्पेक्ट करता है जो भी एरिया है, जो भी कॉन्टिमिनेशंस हैं, या जो भी डिज़ाइन उसकी जिसमें वो कंट्रोल करता है टेम्परेचर को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये सारी एचवीएस के सिस्टम के मैं थोड़ा सा और बताता हूँ जो अगर नए हैं, कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए कि एक इंसान अच्छी तरीके से उस एरिया के अंदर काम कर सके। तो ये सारी चीज़ें वो पूरे एचवेक सिस्टम के अंदर में ये इंट्रोडक्शंस में होता है। तो अब जैसे कॉन्टिमिनेशंस जो होता है वो होता क्या है, ठीक है। जैसे कोई भी जैसे अगर हम कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ के फॉरेन पार्टिकल्स, या पेंट की कंपनी में मैं मम्मी पोको पेंट की एक कंपनी थी, वहाँ पे मैं डिज़ाइनिंग के लिए गया था। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंटिंग भी चल रही थी, प्लस जो बहुत सारे कॉन्टेमिनेशंस जो थे, वो सारी चीज़ें जैसे केमिकल्स हैं और फॉरेन पार्टिकल्स हैं। फार्मा में बहुत सारे माइक्रोबियल इंडस्ट्रीज़ होती, जैसे पुरानी चीज़ों में मैंने फंगल की एक स्ट्रिप दिखाई थी, जो आप पुरानी वीडियो देखेंगे, जो मिक्सिंग चैम्बर में फ़िल्टर के ऊपर लग जाती है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो मटेरियल्स जो होते हैं, जब हम सैम्पलिंग करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, पैकिंग करते हैं, तो वो सारी जो चीज़ें जो होती हैं, जो उड़ती हैं, जो वेस्टेज होती हैं, उसी को कॉन्टेमिनेशन कहते हैं। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोल दूँ कि गंदगी जो भी एरिया में प्रोड्यूस होती है, तो कॉन्टेमिनेशंस जो है वो क्या है, फॉरेन पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। जो भी गंदगी वो क्या हो सकती है, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग के, या लैब के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, फंगल हैं, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम गंदगी कहते हैं, कॉन्टिमिनेशंस जो कहते हैं। एंड तो ये सारी चीज़ें मिलके हमें बताती हैं। अब हम आते हैं आगे की एक स्लाइड में कि एचवीएसी सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। बेसिकली मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, फिर भी मैं इन चीज़ों को बताना ज़रूरी है। जैसे एयर कंडीशनिंग होता है, एयर कंडीशनिंग एचयू होता है, ठीक है। एयर हैंडलिंग यूनिट जिसको कहते हैं, डीह्यूमिडिफायर होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, ये सारी चीज़ें मैंने मेरी वीडियोस में एक्सप्लेन करके बता रखी है। फ़िल्टर होते हैं, प्री फ़िल्टर होते हैं, हीपा फ़िल्टर होते हैं, डस्ट एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। डस्टिंग होते हैं फॉर कंट्रोल एयर को करते हैं। सप्लाई फैन होते हैं, स्मोक डिटेक्टर होते हैं, ठीक है। डैम्पर होते हैं, डैम्पर खुलते हैं बंद होते हैं, अलग अलग डैम्पर होते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर सेंसर्स होते हैं, जो सेंसर्स लगाते हैं ह्यूमिडिटी वगैरह, सारी चीज़ें मैंने विथ फिगर दिखा रखी है। मेरी बेसिक्स में जाइएगा तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। कूलिंग कॉइल्स होते हैं, हीटिंग कॉइल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं किसी भी एरिया के अंदर में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक एरिया दिखा रहा था, इम्प्योर एयर जा रही है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, गर्द गुब्बार, माइक्रोब्स वगैरह हैं, वो एचवीएसी सिस्टम से बाहर गए, अंदर गए, ठीक है। ये मेरे बेसिक्स में प्री फिल्टर में, मिक्सिंग चैम्बर में जाते हैं, वहाँ से हम निकाल के एचयू वगैरह के सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है। तो वहाँ से फिर हम एचवीएसी सिस्टम से कोई चीज़ गुजारते हैं, तो वहाँ से हमारा प्योर एयर निकलता है। फिर हम उस प्योर एयर को एरिया में भेज देते हैं। फिर इम्प्योर एरिया से लेके हमारा ये सिस्टम चलता रहता है। 10% रिटर्न एयर हम यूज़ करते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं। और वो क्यों यूज़ करते हैं, और क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है बना रहे।
एचवीएसी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये बेसिकली मैंने समझा रखे हैं, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि एचवीएसी के अंदर हम साइलेंसर, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से हमारा प्रोडक्शन रूम है, ये पीला एरिया, ठीक है। अब क्या है, प्रोडक्शन रूम्स में हमारा किस तरीके से हम पूरे चीज़ों को देखेंगे। पहले एग्जॉस्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, और हीटिंग, प्री फॉयल, ये कूलिंग कॉयल, ये हमारे नीचे में एरिया, ठीक है। अब इस एरिया से हम क्या करेंगे कि एयर जाएगी, ठीक है। एयर ऊपर गई, देखो यहाँ से एयर ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद प्री फिल्टर में गई, प्री फिल्टर से हमारे हीटिंग कॉयल में गई, हीटिंग कॉयल से कूलिंग कॉयल में गई, कूलिंग कॉयल से यहाँ पे ड्रॉपलेट स्प्रेटर लगा हुआ है, सेपरेटर लगा हुआ है, तो वहाँ से सेपरेट करने के बाद ह्यूमिडिफायर में गई, सेकेंडरी फिल्टर में गई, फिर कंट्रोल डैम्पर में गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे देखते हैं, फिर हम हीटिंग में देते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन रूम चल रहे हैं, और अब क्या होता है, वहाँ से निकलने के बाद फिल्टर, फैन, कंट्रोल रेट्स होता है, साइलेंसर जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, ठीक है, और वहाँ से हमारा एग्जॉस्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही ये क्या हो रहा है, मेरी पुरानी वीडियो में भी सारी चीज़ें एक एक करके अलग अलग करके मैंने बता रखे, जहाँ से आप देख सकते हैं। अब क्या होता है, एच वैलिडेशंस ऑफ एचवीएसी सिस्टम के अंदर आता है कमीशनिंग, क्वालिफिकेशंस एंड मेंटेनेंस। अब ये सारी चीज़ें मैं बता रखा हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ। जैसे कि कमीशनिंग में क्या क्या आता है, अब हम कमीशनिंग में जब करने जाते हैं, बैलेंसिंग टेस्टिंग करेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे, उनके पैरामीटर को देखेंगे, और वहाँ की एरिया जो भी काम कर रहे हैं बंदे, उनके बारे में जानेंगे कि ट्रेनिंग कैसी है, क्या है, ठीक है। उनके रिकॉर्ड को देखेंगे, रिकॉर्ड एंड डाटा मेंटेनेंस के अंदर क्या होता है, इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड देखते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट, एविडेंस, मेजरिंग कैपेसिटी सिस्टम की क्या है, क्या नहीं है, सारी चीज़ें, डाटा को हम वहाँ पे एयर फ्लो कितना है, प्रेशर कितना है, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ठीक है। मैनुअल वगैरह चेक करते हैं, और वहाँ पे जो ड्राइंग है, प्रोटोकॉल है, रिपोर्ट है, सारी चीज़ें हम, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब क्वालिफिकेशंस के बारे में क्या है कि इंश्योर करेंगे कि जो भी डिज़ाइन है एज़ पर रिक्वायरमेंट है कि नहीं, रिक्वायर जितना है उस एरिया में उसके हिसाब से है कि नहीं, इंस्टॉल प्रॉपर हुआ है कि नहीं, ठीक है। अन्य एक्शंस जो हम लेंगे कि यानी इक्विपमेंट करेक्टली है कि नहीं है, वहाँ पे उसका क्या रिजल्ट है, उतना। हाँ, अब एचवीएसी क्वालिफिकेशंस के अंदर जो भी हमारे चीज़ आते हैं, जैसे कि पहले तो मास्टर प्लान हो गए, ठीक है। मास्टर प्लान के बाद हमारा क्वालिफिकेशंस होता है, जैसे कि क्वालिफिकेशन में मैंने अभी बताया आपको, वहाँ पे जो यूज़र का रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकेशन की, इतने एरिया में कितनी कूलिंग चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितना इसके अंदर टन की रेफ्रिजरेशन होगी, ये सारी चीज़ें, उसकी डिज़ाइन क्वालिफिकेशन देखेंगे, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे, ऑपरेशन देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, और रिक्वालिफिकेशन देखते हैं। तो वो चीज़ें चीज़ें हमारे अंदर, जैसे कि मैन्युफैक्चरर है कोई, ठीक है। अब वो एचपीसी सिस्टम को किस तरीके से यूज़ करता है कि जैसे कि वो चीज़ें हम देखेंगे कि उसके अंदर कोई ऐसी बातें नहीं होगी जिसमें वो कोई ब्लास्ट हो जाए या कुछ इस तरह हो, ये सारे रिस्क भी देखते हैं। और उसके अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये हमारा मास्टर प्लान है, और इस मास्टर प्लान के तहत हम चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि वैलिडेशंस, जो मास्टर प्लान होता है वो प्लान को डिफाइन, जैसे नेचर क्या है, ठीक है, एक्सटेंड टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। और हम किस तरीके से उसको फॉलो अप लेते हैं। अब वहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे कोई रिस्क तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिससे मान लो कि लीकेज हो रहा है, गैस की लीकेज हो रही है, या जो सबसे ज़्यादा जो रिस्की मामला होता है कंडेंसर का होता है, ठीक है। और बहुत सारे प्रेशर एयर भी यूज़ करते हैं, बहुत जगह बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर रिस्क एनालाइज करते हैं कि रिस्क कितना क्रिटिकल है, नॉन क्रिटिकल पैरामीटर है, कंपोनेंट कौन सा है, ठीक है। वहाँ पे सब सिस्टम कौन सा है, कंट्रोल क्या है, क्रिटिकल पैरामीटर को हम उसको देखते हैं, ठीक है। अब जैसे नॉन क्रिटिकल सिस्टम एंड कंपोनेंट का जो अ, हम सारी चीज़ों को देख के करते हैं ना, उसको कहते हैं गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, ठीक है। JEP जो है वो गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अंदर आता है कि हमने हर चीज़ों को देखा, एनालाइज किया, ठीक है।
क्राइटेरिया को डिफाइन किया, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज क्या है, ऑपरेटिंग रेंज क्या है, ठीक है, अलर्ट होनी चाहिए, एक्शन लिमिट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें देखते हैं हम, उसको डिफाइन करते हैं कि भाई इससे ज़्यादा आप नहीं चलाइएगा, इससे ज़्यादा आप लोड नहीं डालिएगा, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ों को एक लोड स्पेसिफिकेशंस रहता है, उससे ज़्यादा आप नहीं काम करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, मास्टर प्लान के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक तो हमारी वैलिडेशन पॉलिसी होगी, ठीक है। अब एक जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसकी एक्टिविटीज़ को हम देखेंगे कि क्या चाहते हैं वो, फैसिलिटी कैसी है वहाँ पे, इक्विपमेंट कौन सा लगेगा, डॉक्यूमेंट्स के प्रोटोकॉल जो भी है, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग कैसी है, वहाँ के लोग कैसे काम करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम करते हैं। अब जैसे क्वालिफ़िकेशंस क्या है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि टिपिकल पैरामीटर इसके अंदर क्वालिफ़िकेशंस के अंदर हम ये लेते हैं। जैसे टेम्परेचर लेंगे, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेते हैं। अब ये चीज़, ये जो टॉपिक है वो फार्मा कंपनी के या किसी के अंदर इंस्टॉलेशन से पहले ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं किसी भी इंटरव्यू में, ठीक है। तो कि क्या-क्या चीज़ें हमें देखना होता है, क्या-क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं होंगी तो बड़ी मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वगैरह लेते हैं, सप्लाई रिटर्न एग्जॉस्ट की एयर क्वांटिटीज़ लेते हैं कि कितना सीएमएच है, तो ये कितना क्यूबिक मीटर के हिसाब से फ्लो हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो बेसिक्स जाके पढ़ें, यहाँ पे बस एडवांस क्लासेस चल रही हैं। रूम एयर, जैसे मैंने बताया, रूम एसी, रूम एयर रेट कितनी है, प्रेशर कितनी है, एंड रूम क्लीन अप रेट कितनी है, पर्टिकुलर मैटर वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। हीपा फिल्टर का टेस्टिंग भी देखते हैं यहाँ पे कि क्या वो सही से फ़िल्टर कर रहा है, नहीं कर रहा है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब देखो, कंडक्ट ऑफ टेस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि आप अगर एचवेक हैं तो कंडक्ट ऑफ टेस्ट क्या होता है, जैसे टाइम इंटरवल एंड प्रोसीजर्स। जैसे किसी भी प्रोसीजर, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरर है तो वो कितना क्या-क्या चीज़ कर रहा है, वो सारी चीज़ें कंडक्ट ऑफ टेस्ट में आती है कि कितना इन्फ्लुएंस बाय द टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ एंड लेवल ऑफ प्रोडक्शंस, वहाँ पे प्रोडक्शंस कितने हैं, फैसिलिटीज़ कितनी हैं, बाहर जाने का, आग लग जाता है तो क्या है, ये सारी चीज़ें रीफ क्वालिफिकेशन करेंगे। चेंज कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म्ड होता है, जैसे प्रोटोकॉल और प्रोसीजर टेस्ट होता है, एंड उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको एक रिपोर्ट बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझना है तो जैसे शेड्यूल ऑफ टेस्ट डेमोंस्ट्रेशंस वगैरह हम करते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक मैक्सिमम टाइम इंटरवल यहाँ पे बनाया गया कि 6 से 7 मंथ के डिपेंड में, 12 मंथ के डिपेंड में ऑब्जेक्टिव क्या है, वे हम देखेंगे कि कितना वहाँ पे गंदगी आ रही है, कितना रेट है, ठीक है, एयर फ्लो टेस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से पैरामीटर बनाते हैं कि हम क्या करेंगे, टेस्टिंग प्रोसीजर के अंदर देखेंगे। एक पैरामीटर बनाया मैंने, प्रेशर मेजर प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। कितने दिन के मैक्सिमम टाइम इंटरवल, 12 महीने के अंदर में हम देखेंगे मैक्सिमम टाइम इंटरवल। अब हम इस चीज़ को देखेंगे, अब देखेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है हमारा कि एब्सेंस ऑफ क्रॉस कॉन्टिमिनेशंस, ये चीज़ें देखेंगे कि एयर प्रेशर का कितना डिफरेंस आ रहा। इस तरीके से हम एक सैंपल बना लेते हैं और ये चीज़ आते हैं कि भाई अगर आप प्रोसीजर करेंगे या आप सुपरवाइज़र करेंगे तो आप किस तरीके से काम करेंगे। तो ये चार्ट बना दो, बस ख़त्म हो तुम्हारा, उसी वक्त सिलेक्शन होगा। यही चार्ट उठा के टिप दो, बस हो गया, सिलेक्शन हो गया तुम्हारा। भाई कि वो पूछेंगे, आप किसी भी कंपनी में एज ए सुपरवाइज़र या एज ए इंजीनियर आप जा रहे हो तो आप ये बताओ कि वेलोसिटी मेजरमेंट आप कितने दिन में करोगे किसी भी एरिया का। बस ये चार्ट बनाओ और आप ख़त्म। ये पूरा पैरामीटर के सर में टेस्टिंग प्रोसीजर ये होगा हमारा। हम वेलोसिटी मेजरमेंट करेंगे, हर 12 महीने के अंदर में हम वेलोसिटी मेजरमेंट करेंगे। उसमें देखेंगे हम कि यूनिट डायरेक्शन फ्लो है कि नहीं है, या किस तरीके के क्या हो रहा है, एयर फ्लो वेलोसिटी देख लेंगे, ठीक है, या एयर फ्लो वॉल्यूम देख लेंगे, कितने के 12 महीने के अंदर में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक प्लान आनी चाहिए, शेड्यूलिंग आनी चाहिए, तभी आप जाके इन सब चीज़ों का आंसर दे पाएंगे। अब आते हैं डिज़ाइन क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। अब डिज़ाइन क्वालिफ़िकेशंस बहुत ही सिंपल है।
फर्स्ट स्टेप जो है क्वालिफ़िकेशंस का वो न्यू एचवीसी सिस्टम के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशंस जो आएँगे फंक्शनल स्पेसिफिकेशन देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे इसके अंदर एंड परफॉर्मेंस देखेंगे एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द फॉर द इक्विपमेंट। उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, टेक्निकल उसकी स्पेसिफिकेशन कैसी है और डिटेल एयर को देखेंगे कि वो पूरी तरीके से एयर फ्लो कैसे कर रहा है, उसकी लेआउट वगैरह देखेंगे, चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें को हम गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अंदर लेते हैं। अब आते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए कि जो इंश्योर करना है हमें डिज़ाइन के अंदर में कि जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी अगर मान लो कि आप एक मॉल बना रहे हो, अभी क्या रिक्वायरमेंट है उस यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके दुबई में हो या वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, उसके हिसाब से आपके पास सामान है कि नहीं है, आपने उन चीज़ों को सही से इंस्टॉल किया है कि नहीं है, ठीक है। आप क्या करेंगे, डिटेल फैसिलिटीज़ को देखेंगे, एयर प्रेशर, वो सारी चीज़ें चेक करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि हम अकाउंट प्रोसीजर एंड इस चीज़ों को लेते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से क्रॉस कंटामिनेशन इश्यूज तो नहीं आ रहे, ठीक है। फिर हम डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्शंस के मटेरियल्स का डिटेल लेंगे कि जैसे मान लो कि ये जो दीवार है, ठीक है, अब ये दीवार किस चीज़ की बनी है ये भी जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि हमारी दीवार तो पीछे से लाइट लेगी। अब लाइट लेने के बाद ये ऑब्जर्व करेगी, इसको फेंकेगी 4 बजे के बाद जहाँ पे हीट जब हमारा ज़्यादा हो जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। तो हमारा जो मटेरियल भी है ना, वो किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। इस सब चीज़ों को कि क्या ये CO2 लेवल को तो नहीं बढ़ा देगी या इस तरीके से यहाँ से एयर जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेफ्टी रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे जो भी बंदे काम कर रहे हैं, यहाँ पे फायर है कि नहीं है, हेलमेट लगा के काम कर रहे हैं कि नहीं है, उनके पास शूज़ेज़ हैं कि नहीं है, या जो बंदे यहाँ पे यूज़ करेंगे या इन सब चीज़ों के अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ से निकलने का रास्ता कितनी दूर है, किस तरीके से जाएंगे, सैंपल है कि टेढ़ा है कि वहाँ पे एक मैप लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम चीज़ें देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन से पहले ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अब आते हैं इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। अब इसके अंदर क्या देखते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उसको चेक करेंगे कि वहाँ पे सही तरीके से ड्राइंग के, जैसे हमारे पास पहले तो ड्राइंग दी जाती है, ठीक है। हमें यहाँ पे बताया जाता है यहाँ पे हमें HU लगाना है, यहाँ पे मिक्सी चैम्बर लगाना है। अब फिर दूसरे इंसान का भी वहाँ पे बहुत सारे कि यहाँ पे ये मशीन लगेगी, यहाँ मशीन, फिर हमारी मशीन लगती है। तो वो मशीन के हिसाब से है कि नहीं, वहाँ पे प्रॉपरली रिक्वायर्ड यूटिलिटीज़ हैं कि नहीं है, ठीक है। वहाँ पे मटेरियल कंस्ट्रक्शंस वगैरह चेक करेंगे और पाइपिंग वगैरह देखेंगे कि वहाँ पे देखेंगे कि कैलिब्रेशंस है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको जवाब देनी पड़ेगी इंटरव्यू में, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेशन, जो भी स्पेयर पार्ट वहाँ पे अगर प्रॉपर मौजूद है कि नहीं है और उसके लोकेशंस की। अब IQ के डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या होनी चाहिए, तो ये तो आप देख सकते हैं कि कैलिब्रेशंस की डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मेंटेनेंस जो भी रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। एंड एक चीज़ जो है कि जो डिज़ाइन के हिसाब से हमारा जो भी रिकॉर्डेड है वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर और दूसरी चीज़ें होनी चाहिए कि जो भी इंस्ट्रूमेंट मैंने लगाया नाम होने चाहिए, उसके मॉडल होने चाहिए, ठीक है। और वो कब लिया, कब नहीं लिया, किस तरह की एक्टिविटीज़ है, कितना उसके टन है, कितना उसका, सारी डिटेल्स होनी चाहिए। वो सारी डिटेल्स लिखी रहती हैं, उसके पीछे एक बार लगा रहता है, एक प्लेट लगी रहती है। आप उस प्लेट को खोज लो और उस प्लेट के अंदर में सारी डिटेल्स लिखी रहती है, वो सारी डिटेल्स छाप दो। मोबाइल से स्क्रीनशॉट लो आपके पास, अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो या अभी नए बंदे हो, आपके सामने कोई भी मशीन आई ना, वो उस मशीन से आधा घंटा, एक मशीन पे चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उस पे आधा घंटा मिनिमम आपको टाइम देना होता है। उसको देखो, उसका मटेरियल देखो, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में सर्च करो, ठीक है। ये चीज़ें हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं होता है, बहुत मुश्किल से कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, तो आपको 10 मिनट तो उसमें देना पड़ेगा। 10 मिनट में आप क्या करोगे, फ़ोटो खींचोगे, लार्ज करोगे, देखोगे, घूमोगे, तो मुश्किल है। आपको आधा घंटा तो देना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा अलग अलग कंट्री में अलग अलग पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, अलग अलग मेजरिंग यूनिट्स होती हैं। अब उनके बारे में अगर आप इंडियन हो, वहाँ पे क्या यूनिट्स ली गई है वो भी बहुत सारे ये होते हैं, कोई BTO में ले लेता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। अब कैलिब्रेशंस वेरिफिकेशंस के बारे में हम बता चुके हैं, फिर भी आपको जो है कि उसके अंदर लिस्टेड है कि क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं, कंट्रोल पैन एंड डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करेंगे एंड अप्रूव प्रोसीजर वगैरह देख लेंगे इसमें। ठीक है, एसओपी जो है, एसओपी वेरिफिकेशन करेंगे कि जो भी हमारा फाइनल फॉर्म है उसके अंदर क्या है, अप्रूव है कि नहीं है। और ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, कनेक्शन सपोर्ट ये कि प्रॉपरली इंस्टॉल है कि नहीं है, क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, अगर पार्ट चेंज है, रिप्लेसमेंट वेरिफिकेशन देखेंगे, मेंटेनेंस प्रोसीजर वेरिफिकेशंस वगैरह देखेंगे। फिर वहाँ पे हम देखेंगे क्रिटिकल चेंज रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन है कि लुब्रिकेशन वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, फिर भी यहाँ पे है। तो अब आते हैं ऑपरेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। वीडियोस थोड़ी सी तो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, कम से कम बड़ी होगी, फिर भी मैं आपको यहाँ पे ऑपरेशन क्वालिफिकेशन की जो है हमारा जो भी ये इसका पर्पस ही यही है कि एक इस्टेब्लिश कर सकें डॉक्यूमेंट को, इसके अंदर हमारे टेस्टिंग हो, ऑल क्रिटिकल कंपोनेंट्स के बारे में हमको पता हो। ठीक है, उसकी लिमिट और उसकी टॉलरेंस। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी लिमिट और उसकी टॉलरेंस हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, और पर्पस क्या है, अगर कोई पूछता है कि आपका क्या पर्पस है कि आपको जो है ये ऑपरेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो पर्पस सबसे बड़ा यही है कि हम वेरीफाई करते हैं कि एचपीसी सिस्टम जो है वो कैपेबल है कि नहीं। ठीक है, और अंडर एड्रेस कंडीशन है कि नहीं। ये सारी चीज़ें कि वो उस वेरीफाई करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है जो प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। वो वहाँ पे जो ऑपरेशन कंट्रोल सिस्टम है, वो सारी चीज़ों के लिए हमें ये मेन पर्पस होता है। ठीक है, अब स्कोप क्या है, स्कोप यही है कि अगर पूछते हैं कि स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्वालिफिकेशंस का जो है टेस्ट करेंगे, इंडिविजुअल कंपोनेंट को करेंगे, सच एज एचयू, बॉयलर, ब्लोअर, अनदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें को हम चेक करते हैं। ठीक है, मुझे बॉयलर से याद आया कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था, और मैं ट्रेनिंग कर रहा था याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे मैं बॉयलर देखा था और वहाँ पे बिजली पैदा की जा रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे मैंने बॉयलर देखा तो मैंने कहा भाई साहब, बड़ी ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। इंसान अगर गलती से अंदर चला गया तो समझो निकल नहीं पाएगा। तो वो ज़हन में आ गया। अब आते हैं कि ऑपरेशन क्वालिफ़िकेशन चेक्स के लिए बारे में हम जानते हैं। इसके अंदर देखेंगे कि एबिलिटी जो है हमारा प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि एयर ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटीज़ जा रही है नहीं, क्वालिटी कैसी है। ठीक है, इंश्योर करेंगे उसके अंदर की क्लीन रूम कंडीशंस। अब क्लीन रूम कंडीशंस के बारे में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीन रूम कंडीशंस होते हैं जिसको हम पूरी तरीके से क्लीन करते हैं, माइक्रोब फ्री बनाते हैं उसको। ठीक है, उसके अंदर हम बहुत सारे फ़िल्टर लगाते हैं। अगर किसी को समझना है तो हमारे क्लीन रूम का प्लेलिस्ट में जाओ, वो पूरा डॉक्यूमेंट है, मैंने पूरी किताब लिख रखी है क्लीन रूम के बारे में, वहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये तो ओवरऑल एक ओवरव्यू है। बहुत दिन से वीडियोज़ नहीं आ रही थी, तो उसमें मैंने एक ओवरव्यू डाली है जिसमें आपका एग्ज़ाम वगैरह भी क्वालिफाई हो जाएगा। अब आते हैं एबिलिटी टू मेंटेन टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रेशर सेट। अब छोटी छोटी चीज़ों को एबिलिटी टू मेंटेन, ये जो ऑपरेशन क्वालिफिकेशन चेक क्या करते हैं, तो ये आप देख लेते हैं कि क्रिटिकल पैरामीटर वगैरह हम इसमें देख लेंगे। अब इसके अंदर एक चीज़ होती है कि इसमें डेवलप करते हैं नॉलेज, प्रोसीजर, सिस्टम, इक्विपमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप भी टेस्ट करते हैं। टेस्ट जो होता है हमारा, टेस्ट कंडीशंस, सेट ऑफ कंडीशंस। ठीक है, अपर लोअर ऑपरेशनल कंडीशंस जो होती हैं कि आप कितना वर्स्ट केस की कंडीशंस को भी आप उसमें देखते हैं कि आप कितना ये कर सकते हैं लोड उठा सकते हैं, जो मैंने बताया। उसके अंदर ऑपरेशन क्वालिटी जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर हम ये भी देखते हैं, टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन कैलिब्रेशन करेंगे और ये सारे टेस्ट भी करेंगे। अब ओ क्यू के बारे में जो बंदे मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई सर मुझे यहाँ जाना है, क्वालिटी टेस्ट में जाना है, यहाँ जाना है, तो आज ये सारी चीज़ें यहाँ से ही क्लियर हो जाएंगी, इससे ज़्यादा और बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी इसके अंदर क्या है कि ओ क्यू प्रोटोकॉल्स जो भी रिटर्न है प्रोवाइड किया जाता है।
कि वहाँ पे कंप्लीशंस होने के लिए जैसे कि क्या क्या है, टेम्परेचर मेजरमेंट का रिपोर्ट बनाओ, ये ह्यूमिडिटी रिपोर्ट बनाओ, डिफरेंशियल्स का रिपोर्ट बनाओ, एयर फ्लो का रिपोर्ट बनाओ, रूम के क्या काउंट है, मेजरमेंट है, वो सारे रिपोर्ट बनाओ, मेंटेनेंस, क्लियरेंस, ये सारी स्टाफ्स कितने हैं, क्या है, और ये सारी चीज़ें एक सही डिपार्टमेंट से साइन करके हमें जानना चाहिए। अब परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, पी क्यू, ये पूछा जाता है कि भाई पी क्यू क्या होती हैं। तो ये पी क्यू का पर्पस है कि हमारा जो है वेरीफाई हो डॉक्यूमेंट्स, जो भी एचवीएसी सिस्टम में एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट हो फुल्ली ऑपरेशनल कंडीशंस में, तो इसी को कहते हैं परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशंस। अब परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशंस जो है सक्सेसफुल कंप्लीशंस जो हो जाते हैं आई क्यू एंड ओ क्यू, तब आता है हमारा पी क्यू। पी क्यू क्या करते हैं, पी क्यू वेरीफाई करते हैं क्रिटिकल पैरामीटर को, ठीक है, एंड डी क्यू जो है हमारा क्या है। अब पी क्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, पी क्यू के अंदर कम से कम टेस्ट जो इंक्लूड होती हैं, कंडीशंस जो करें सेट ऑफ, जिसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम देखते हैं कि कितना इन यूज़ कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें हैं कि हमें जानना है। अब पी क्यू जो है वो क्या है, एक डिमोस्ट्रेट है, ठीक है, अचीवमेंट ऑफ क्रिटिकल पैरामीटर ओवर टाइम। अगर हम बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में इस मशीन को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, और कंजक्शंस हैं, नॉन कंजक्शंस हैं, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। एचवीएसी सिस्टम के जो रिवैलिडेटेड परफॉर्मेंस को और पीक्यू के फेस को हम चेक करते हैं। वैलिडेशन पैरामीटर्स के अंदर में जो हमारा आएगा एयर फ्लो मेजरमेंट के बारे में जो मैंने बताया है, वो सारी चीज़ें पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। अब फिजिकल टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे नॉन वेबल पार्टिकल्स काउंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इक्विपमेंट है, ऑप्टिकल पार्टिकल्स काउंटर लगे हैं, ठीक है, एयर सैंपल लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो सिग्नल हैं, स्कैटर डिवाइस हैं, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर जो है हमारी वहाँ पे डिफरेंट साइज़ के हैं। सैंपल जो लेंगे 1 क्यूबिक फीट पे लेंगे और 1 मीटर का टाइम लेंगे। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जो है हमारी जीपीएम जो है क्वार्टरली, ठीक है, और 6 मंथ में हम ये चेक करते हैं। अब आते हैं कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आती, वो कमेंट में पूछ सकता है। कभी मैं फ्लो में निकल गया कि यार ये तो मैंने पढ़ा रखी है, और ये सारी चीज़। अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्रिटिकल इन्वायरमेंट कि भाई इतने जो भी पार्टिकल का जो कंसंट्रेशंस होगा डायनेमिक कंडीशन में नहीं होना चाहिए इतने से इतने तक का, ठीक है, और इतने एरिया के अंदर हम इतना मानेंगे। तो यहाँ पे एक रेंज होता है कि भाई हमें 100 पार्टिकल्स ऑफ 0.5 माइक्रोन्स तक का ही चलेगा, उससे ज़्यादा चलेगा नहीं चलेगा। ये सारे हमारे जब क्लीन रूम की कंडीशंस आती हैं, तो ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया होती हैं। प्रेशर डिफरेंस कितना होना चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शंस में जैसे करेक्ट डिग्री ऑफ ओवर प्रेशर्स के बारे में हम मेंटेनेंस रिलेटिव एंड एडजस्ट। प्रेशर डिफरेंस के बारे में अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, पुरानी वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। लोअर क्वालिफिकेशंस वगैरह हम देखेंगे, क्लीन एरिया और लेस क्लीन एरिया के बारे में उसमें हम चेक कर लेंगे। इक्विपमेंट हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैनोमीटर होता है। अब मैनोमीटर का यूज़ कैसे होता है, क्या होता है, ये 2 तरह के इंक्लाइन भी आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक लोकेशन है, उसके एडजस्ट एरिया को भी हम देखते हैं, उसके डोर को, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें लिख रखी है, सैंपल कैसे लेना है, गॉस से मैनोमीटर डेली रिकॉर्ड करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो भी वहाँ का होगा, ठीक है, कि कितना प्रेशर होना चाहिए, कितना 10 बार होना चाहिए, 10 पास्कल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे एरिया के एडजस्ट एरिया, लोअर क्लासिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए, या क्लासिफाइड एरिया और अनक्लासिफाइड एरिया के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस हमको लेना है, ठीक है। एक्शंस के लिए हीपा फिल्टर जो ब्लॉकेज के लिए यूज़ करते हैं, कितना फ़ैन की स्पीड होनी चाहिए ब्लोअर की, ठीक है। अब एयर फ्लो वगैरह कैसी होनी चाहिए, डैम्पर किस तरह का खुलेगा। एयर वेलोसिटी के बारे में हम जानते हैं कि एयर वेलोसिटी हम एनीमोमीटर से हम देखते हैं, तो उसकी रीडिंग लेना है हमें, कैसे लेना है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ फिल्टर, ये हम ले लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं उसको,
या चारों कॉर्नर से रिकॉर्ड करते हैं, फिर सेंटर फ़िल्टर के सरफेस पे लेते हैं, ठीक है? रिपीट एक बार कर लिया उसके बाद दोबारा करते हैं। ग्रेड ए लेमिनार फ्लो वर्क स्टेशंस के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा फ्लो रेट है वो हमारा 0.3 मीटर पर सेकेंड प्लस 20% जो हमारा होता है वर्टिकल फ्लो वो लेते हैं, हॉरिजेंटल 0.45 प्लस 20% फॉर द हॉरिजेंटल फ्लो। ये सारे पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है? ये 20 प्लस, इससे मोर देन नहीं होना चाहिए। एयर फ्लो का जो हमारा वेलोसिटी का है वो एक लिमिट के अंदर में ही हम काम करते हैं, उस जोन के अंदर में, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें हीपा फ़िल्टर का रिप्लेसमेंट करना है, या हीपा फ़िल्टर जो अगर हमारा काम नहीं कर रहा है तो इंटीग्रिटी टेस्ट, ये एक डॉट टेस्ट है, ठीक है? उसमें क्या करते हैं कि हम ये चेक करते हैं एरोसोल जनरेटर से या फोटोमीटर से, टू कंफर्म नो डैमेज इन द फ़िल्टर। फ़िल्टर को चेक करते हैं कि कोई डैमेज नहीं है। एरोसोल जनरेटर होता है या फोटोमीटर से हम उसके अंदर लीकेज वगैरह चेक करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ़िल्टर के अंदर अगर कोई डैमेज है या कुछ लीकेज है, ठीक है? तो एरोसोल जनरेटर से हम उससे पता कर लेते हैं। तो ये बड़ा काम का है, ठीक है? ये फ़िल्टर के सरफेस को जो स्कैन करते हैं 1 इंच, ओके? तो कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ विदाउट रुके हुए, तो थोड़ा थोड़ा ये हो रहा है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जब जो हमारे लीकेज के बारे में कि अनएक्सेप्टेबल लीकेज जो है डिफाइन जो है, पेंट्रेशंस अगर इतना होता है और इससे ज़्यादा होता है तो हम इसे नहीं लेते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी। अब आते हैं हमारा टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अभी क्या है कि किसी को नहीं समझ में आया टेम्परेचर क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ठीक है? तो वो सारी वीडियोस हमारी पुरानी देख सकता है, ठीक है? किस चीज़ से ड्राई बल्ब, वेट बल्ब टेम्परेचर की, ये शुरू में ही मैंने एकदम शुरू में एक वीडियोस बनाई है, उसके अंदर ड्राई बल्ब को अलग से समझाया, वेट बल्ब टेम्परेचर को अलग से समझाया। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से चेक कर सकता है और फिर ये स्लाइड्स को आपको पढ़ लेना है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। वीडियोस बहुत ज़्यादा आधे घंटे से ऊपर हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आप यहाँ से देख लो, वही चीज़ें मैं बोलूँगा। ह्यूमिडिटी 55%, मेरे सारी वीडियो में मैंने ह्यूमन कंडीशंस के हिसाब से 55%, और वहाँ की जो टेम्परेचर है 27 डिग्री होनी चाहिए। ये सारी वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगी, चाहे अभी भी बोल रहा हूँ या पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके अंदर हमें ये एयर फ्लो रेट के बारे में अलग से भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, फिर भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एयर सप्लाई वॉल्यूम, ठीक है? जो वो हमारे कितना एयर चेंज पर रेट है उस चीज़ को मेजरमेंट करते हैं हम टर्नओवर में, कि कितना हमारी फ्रिक्वेंटली एयर जा रही है, ठीक है? उस चीज़ को कॉन्टामिनेशंस को रिमूव कर रही है क्लीन एयर से कि नहीं कर रही है। अगर क्लीन एयर के बारे में आपको क्लीन रूम के बारे में नहीं समझ, ये मत सोचो कि जो घर के अंदर हमने एसी लगा रखा है वो क्लीन रूम है। वो क्लीन रूम नहीं है दोस्त, क्लीन रूम का अलग फंडा होता है। क्लीन रूम के बारे में इसलिए हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम बेसिकली हम फार्मा कंपनी में के बारे में बात कर रहे हैं, तो फार्मा कंपनी के अंदर में माइक्रोब्स फ्री नहीं रहेगा तो हमारी दवा ख़राब हो जाएगी, तो इस वजह से हम फार्मा कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्लीन रूम के बारे में बात करनी पड़ रही है, हीपा फिल्टर चेक करना है इसको रेगुलरली, ठीक है? एनीमोमीटर से हम क्या करते हैं वो मैंने पहले बता रखा है, ठीक है? और हमें सैम्पलिंग कब लेनी है, लोकेशन पे कैसे जाना है, और वो सारी चीज़ें। अब माइक्रोबियल जो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो टेस्ट के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से ये टेस्ट को देखते हैं। तो एक होता है सॉलिड ग्रोथ मीडिया, ठीक है? जैसे कोई चीज़ अब चीज़ जैसे मीडियम है जहाँ से बैक्टीरिया एंड फंगस को हम टेस्ट करेंगे, यहाँ पे कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही है, ठीक है? जहाँ पे ये सारी सेटलमेंट प्लेट्स होती हैं वहाँ पे, या 55 mm की कॉन्टेक्ट प्लेट्स को हम यूज़ करते हैं। सैम्पलिंग ले लिया वहाँ से, कंडीशन से, वहाँ से हमारा मॉनिटरिंग हो गया। यहाँ पे जो इंक्यूबेशंस कंडीशंस जो हमारी होती हैं वो होती हैं 20 से 25 की, एटलीस्ट 5 डेज़ के अंदर में। उसको हम देखते हैं कि कहीं इस तरह के मोल्ड वगैरह या फंगस तो नहीं लग रहे हैं। 30 से 33 डिग्री के एटलीस्ट 2 डेज़ के अंदर सुटेबल ग्रोथ हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है।
अब जो नॉट मोर देन 1 एचयू और इस तरीके की हमारे यहाँ पे माइक्रो बर्डन टेस्ट जो होता है, ये सारी क्राइटेरिया लिखी पड़ी है, ये आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी भगा रहा हूँ। ये सारी रेफरेंस वगैरह दिए रही हैं कि कैसे कैसे कहाँ से है, ये सारी चीज़ों को ली गई है, ठीक है। तो जब से अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि एफसीयू नहीं समझ में आ रहा है, एफसीयू कितना होना चाहिए, ठीक है, या एफडीए स्पेसिफिक ये नहीं समझ में आ रहा है, यूपीएस मोनोग्राफ नहीं समझ में आ रहा है, इस सारी चीज़ों के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से वीडियोस बना रखी हैं। ये एक बहुत ही सिंपल वीडियोस थी जो आपके सामने मैंने लाई हैं, कि जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल जाए, और मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ जिसको एक फ्लो रेट मिल जाए। फिर हम धीरे धीरे इस चीज़ों को काम करेंगे और अच्छी से अच्छी वीडियोस लाएंगे, और धीरे धीरे मैं किसी काम में भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ जिसकी वजह से मेरा फ़्लो नहीं बन पा रहा, पर हम फ़्लो बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियोस के अंदर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर दें। हम इसके ये बहुत दिनों के बाद मैंने एचवीएसी की वीडियोस बनाई, लगभग 2 साल के बाद। कुछ ऐसी बात हो गई हमारी ज़िंदगी में जिसके वजह से मेरा बहुत कुछ रुक गया। तो वो सारी बातें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे। सो होप सो कि अगर आपको इतनी बड़ी वीडियोस समझ में आई, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।